हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को करने के बाद आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट इन्हेंस होगा, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था आपको। तो चलिए उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और डिस्कस करता हूँ। इसी के बहाने जो आपका पैरेलल शिफ्टिंग है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, उसमें थोड़ा और क्लैरिटी आएगा और फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो कुछ ये था कि एक लाइन गिवन था, इसका कोऑर्डिनेट गिवन था 3,6 और इसका कोऑर्डिनेट गिवन था 9,12 और आपसे ये बताया गया था कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको बताना था इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं अगर x, y है तो x और y का क्या वैल्यू होगा, यही आपको बताना था। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, हम लोगों ने अब तक बस ये पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए तो बस हमें एक कॉन्सेप्ट पता है इससे रिलेटेड, वो ये कि या तो अगर हम पैरेलल शिफ्ट हो x एक्सिस से या पैरेलल शिफ्ट हो y एक्सिस से, तभी हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर 3,6 से हम यहाँ पे शिफ्ट हो तो हम ना ही तो ये x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये y एक्सिस के पैरेलल है। और ये आपको कैसे पता चला कि ये ना x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस से? कोऑर्डिनेट को देखकर। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल होता तो y कोऑर्डिनेट इसका सेम होता, लेकिन सेम नहीं है। और अगर ये y एक्सिस के पैरेलल होता तो इसका x कोऑर्डिनेट सेम होता और वो भी नहीं है। तो इसमें हमने क्या जुगाड़ ढूंढा था कि हम ऐसे ना जाके अब हम ऐसे जाएंगे। पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। लेकिन ऐसे जाने के लिए हमें इसका डिस्टेंस पता होना ज़रूरी है और यहाँ हमें इसका डिस्टेंस पता नहीं है। तो हमने इस डिस्टेंस को मान लिया था कितना, d। चलिए इसको a मान लेते हैं। जो ये वाला डिस्टेंस है इसको b मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ। और इसको देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं। हमारे पास एक जुगाड़ है। हमें जैसे ही पता चल गया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें भी ये हाइपोटेनस है तो इसमें भी ये हाइपोटेनस, इसमें बेस, इसका बेस, इसका हाइट, इसका हाइट, इनका रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो सेम होगा। सेम रेशियो यहाँ पे होगा बेस अपॉन बेस का और हाइट अपॉन हाइट का। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, यही रेशियो तो है 2:1। तो सेम रेशियो क्या होगा, बेस अपॉन बेस भी। तो ये अगर a है तो ये कितना होगा, a/2, तभी तो जाकर रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। करके देख लीजिए, इसका बेस a अपॉन इसका a/2, a से a गया और ये कितना आ गया 2/1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2:1 के रेशियो में। उसी तरीके से अगर इसको हमने b माना तो ये कितना हो जाएगा, b/2। क्यों? क्योंकि इन दोनों का भी रेशियो कितना होगा, 2:1, क्योंकि इसका रेशियो 2:1 है। तो बस हमने इतना सा ज्योमेट्री इसमें यूज किया था। अब जैसे ही हमें ये डिस्टेंस पता चल गया तो क्या हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे? इसका हम कोऑर्डिनेट आराम से लिख लेंगे और वो कितना हो जाएगा, 3+a। 3+a क्यों? क्योंकि हम x डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा बाय दिस डिस्टेंस। और चूंकि हम पॉजिटिव x की ओर जा रहे हैं तो इसलिए ऐड होगा और y एज इट इज। अब हम चलिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का मान लेते हैं इसको c। तो c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। अब हम क्या हो रहा है, y एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, एज इट इज, यानी 3+a। और y कितना हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा इस डिस्टेंस से और हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं तो इसलिए हो जाएगा 6+b। अब हम क्या करते हैं, c से इस पॉइंट पे आते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आते हैं c से d। तो इसको मान लेते हैं d। तो d का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। अब हम c से d कैसे जा रहे हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, तो y एक्सिस क्या होगा, सेम, यानी कि 6+b। और हमारा x कोऑर्डिनेट कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, a/2 से, यानी पहले था 3+a, अब इंक्रीज हो जाएगा a/2। अब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हम यहाँ से इस पॉइंट पे जाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा b पॉइंट था। तो हम जब d से b जा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल टू y एक्सिस जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा,
हमारा x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा यानी 3 + a/2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा b/2 से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 + b/2। तो ये किसका कोऑर्डिनेट है b का, और b हमें पहले से पता है कितना 9, 12। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, कि 3 + a/2 ही 9 है एंड 6 + b/2 ही कितना है 12 है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा 3a/2 और 3 इधर आके 6, तो a हो जाएगा हमारा 4 और b कितना हो जाएगा 3b/2 = 6, तो ये हो जाएगा b भी हो जाएगा हमारा 4। तो ये कितना हो गया 4, यानी कि a का और b का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 4, नहीं होगा क्योंकि a और b का वैल्यू है। a और b का वैल्यू कितना आ गया 4, अब देखिए हमें ये निकालना था x, y। तो जो c कोऑर्डिनेट है, c का हमने कोऑर्डिनेट कितना निकाला था 3 + a, c है हमारे पास 3 + a, 6 + b और a कितना है 4, तो 4 + 3 7, 10। तो c का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा 7, 10। तो ये सवाल था, आपसे बनना चाहिए था, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्यों इसमें प्रॉब्लम हुआ। अब हम इसी के बाद क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट होते हैं। अब देखिए इसी प्रॉब्लम को मैं फिर से लेता हूँ। हमारे पास एक लाइन है, जो ये पॉइंट है A है और ये पॉइंट कितना है B है। आप पेन पेपर पे इसको करके देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। इसको बस वीडियो को ऐसे ही देखिए नहीं, जो मैं कर रहा हूँ साथ साथ समझते हुए पेन पेपर पे करिए। तो A जो हमारा क्या होगा x1, y1 मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट है A का, और B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है C, ठीक है, जो A और B को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब अगर इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो निकाले तो वो कितना होगा m/n का होगा, ठीक है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है सेम उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। उसमें हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे जा रहे थे, इस डिस्टेंस को हमने d मान लिया। अब बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। आपको पता है कि ये डिस्टेंस यानी कि ये अपॉन ये m/n है, तो उसी तरीके से ये और ये कितना होगा m/n होगा। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए x, तो हम क्या लिख सकते हैं d/x को क्या लिख सकते हैं m/n लिख सकते हैं। तो x हमारा कितना हो जाएगा n/m × d हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n/m × d, ठीक है। यहाँ से बस थोड़ा हम ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से अब हम इस लेंथ को, जो ये हमारे पास लेंथ है, इसको हम कुछ b मान लेते हैं। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा n/m × b। क्यों? क्योंकि इसका और इसका रेशियो कितना होगा m/n होगा, ठीक है। अब जैसे ये पता चल गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कितना लिख सकते हैं। ये आपको दिख रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा डिस्टेंस के अमाउंट से और y कोऑर्डिनेट हमारा रहेगा एज इट इज। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट देखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कितना लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट हमारा एज इट इज रहेगा और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा डिस्टेंस के अमाउंट से। फिर जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट पे आप दिख रहा होगा कि अब हमारा जो x कोऑर्डिनेट है, पहले x1 + d था, अब वो चेंज हो जाएगा n/m d से, और y कोऑर्डिनेट हमारा सेम रहेगा जो कि कितना है y1 + d, ठीक है। फिर जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट अब देखिए x कोऑर्डिनेट हमारा सेम रहेगा यानी x1 + d
प्लस n बाई m इंटू डी, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कितने अमाउंट से, प्लस n बाई m इंटू बी, सॉरी ये b होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो कोऑर्डिनेट ये है वही कोऑर्डिनेट तो ये भी है, x2 y2, तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस डी प्लस n बाई m इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम d का वैल्यू निकालें तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस डी इंटू 1 प्लस इज इक्वल टू x2, और इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस n बाई m। अब हम d पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, c का कोऑर्डिनेट, तो हम निकालते हैं c का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 प्लस d, तो d इसमें पुट कर देते हैं तो हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस, अब हम क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा x1 इंटू 1 प्लस n बाई m प्लस x2 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस n बाई m। अब इतना हो गया। अब इसको आप करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x1 n बाई m प्लस x2 माइनस x1 अपॉन 1 प्लस n बाई m। तो x1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और n बाई m को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं प्लस mx2 अपॉन m अपॉन m प्लस n बाई m से m कैंसिल हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 n प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, और यही क्या है, c का x कोऑर्डिनेट है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया, ये पॉइंट था हमारे पास, इसका x कोऑर्डिनेट था x1 और इसका था x2 y2, और इसको ये डिवाइड कर रहा था m/n के रेशियो में c को। तो c का जो कोऑर्डिनेट अगर x y मान लेते हैं तो x का वैल्यू हमने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे देखिए m इंटू x2, मतलब m इंटू x2 प्लस n इज टू x1 अपॉन m प्लस n, यानी x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, m इस साइड का और दूसरे साइड का कोऑर्डिनेट x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। उसी तरीके से अगर हम y भी निकालेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हमें क्या पता चल गया कि दो पॉइंट से इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड कर रहे हैं एक फिक्स रेशियो में, और अगर ये रेशियो पता है और दोनों का एंड पॉइंट्स पता है तो जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से। अब इस फार्मूला में जो गौर करने वाला बात है वो ये है कि x कोऑर्डिनेट सिर्फ x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, यानी दूसरे का y कोऑर्डिनेट और पहले का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आई होप इसको याद रखना बहुत ही आसान है। आप इसको ऐसे याद रखें, यहाँ पहले वाला रेशियो दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई प्लस दूसरा वाला रेशियो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई अपॉन रेशियो का समेशन m प्लस n। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और जिसका यूज क्या होता है, यूज इसका होता है कि अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन को अगर कोई तीसरा पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो ये है यूज सेक्शन फार्मूला का। अब हम सेक्शन फार्मूला के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका अलग अलग क्या एप्लीकेशन है।
तो चलिए एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2, ये पॉइंट है, और एक बी पॉइंट है जो है 4,5। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया और यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो आपको बताना है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपल है, अगर मान लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमने क्या सीखा कि 2 इंटू इसका कोऑर्डिनेट यानी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू इसका कोऑर्डिनेट यानी 3 इंटू 2 अपॉन दोनों रेशियो का समेसन यानी 2 प्लस 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 6/5 यानी कितना हो गया 14/5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2.8। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2.8। वैसे अगर y कोऑर्डिनेट हम निकालें तो हम क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 6/5, ये हो जाएगा 16/5, जिसको हम लिख सकते हैं 3.2। तो c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.8, 3.2। ठीक है, तो आसान है, ये बहुत ही आसान है। अब चलिए एक और सवाल करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन कि 2 पॉइंट आपको गिवन होगा और रेशियो गिवन होगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन होगा और रेशियो गिवन होगा, और आपको बताना है कि जो इनको डिवाइड करेगा उस पॉइंट को बताना है, यानी कि बीच वाले पॉइंट को बताना है। यानी कि ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, इनको डिवाइड करने वाला रेशियो गिवन है और आपको ये पॉइंट बताना है। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि आपको रेशियो गिवन है। ठीक है, आपको रेशियो गिवन है और बीच वाला पॉइंट गिवन है, यानी इन बिटवीन पॉइंट्स आपको गिवन है, और एक एंड पॉइंट गिवन है आपको, और आपको क्या फाइंड करना है, दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करना है। अब इसको डायग्राम समझते हैं। मतलब आपको ये पॉइंट मान लीजिए गिवन है, रेशियो गिवन है कि, और ये भी पॉइंट गिवन है, और आपसे पूछा जाए ये पॉइंट निकालिए। तीसरे टाइप का सवाल ये बन सकता है कि इन बिटवीन पॉइंट्स भी आपको गिवन है, ये भी गिवन है, उसके बाद एंड पॉइंट्स भी गिवन है, और आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि रेशियो बताइए। यानी इसको अगर डायग्राम से देखें तो आपको ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, और बीच में जो इसको डिवाइड कर रहा है वो भी पॉइंट गिवन है। आपको बताया जाएगा कि रेशियो, किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, ये आपको बताना है। तो ये 3 टाइप का सवाल है, और तीनों टाइप का सवाल जो सिंपली है आपका सेक्शन फार्मूला उससे ईजिली बन जाएगा। अब हम मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जब हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि सेक्शन फार्मूला के बिना भी हमारा सवाल बन रहा है, तो फिर हम सेक्शन फार्मूला क्यों पढ़ें, क्यों हम अलग से सर पे बर्डन लें और एक नया फार्मूला इस्तेमाल करें। उसका रीज़न है सिंप्लिसिटी। अगर आप सेक्शन फार्मूला से इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना लेंदी हो रहा है, ये इतना लेंदी हो रहा है। और जैसे ही आपने सेक्शन फार्मूला लिखा आपको क्या दिख रहा है कि एक लाइन में ये सॉल्व हो जा रहा है। तो हम सेक्शन फार्मूला इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। पूरे मैथ्स में
फार्मूला हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम टाइम सेव कर सकें, और ये बहुत बड़ा फंडा है। अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया तो पूरा मैथ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि फार्मूला को ही कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उनको लगता है यही मैथमेटिक्स है। फार्मूला को रट्टा मार जाओ और उससे रिलेटेड कुछ सवाल लगा लो। अगर डायरेक्ट फार्मूला से सवाल आ गया तो फिर तो आपका सवाल सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा भी अगर दाएं बाएं जाके आपसे कुछ सवाल पूछा गया तो फिर आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये गलती हमें नहीं करना है। कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है, मैथमेटिक्स अलग चीज़ है। फार्मूला क्या है? फार्मूला एक टूल है, एक हथियार है, जिसका क्या यूज है? सिर्फ सिंप्लीफाई करना या कम टाइम में काम को कर लेना, बस। तो इसीलिए कोई भी आपको सवाल मिले तो हमेशा उसको ट्राई कीजिएगा कि फार्मूला यूज नहीं करके क्या हम किसी दूसरे तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ये हमेशा अप्रोच आपका होना चाहिए, तभी जाके आप मैथमेटिक्स अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन एग्जाम्स में हमें कौन यूज करना है? फार्मूला यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे उतना टाइम गिवन नहीं होता है और हमें आंसर निकालना होता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन ऐसे प्रैक्टिस के टाइम में आपको सिर्फ फार्मूला पे डिपेंड नहीं रहना है, या फिर दिमाग में ये बात डाल के नहीं रखना है कि फार्मूला ही सब कुछ है। फार्मूला के बारे में ये पता होना चाहिए बस कि फार्मूला एक टूल है जिससे मेरा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, बस। फार्मूला इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम सेक्शन फार्मूला या कोई भी फार्मूला इसीलिए सीखते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, ठीक है। अब आइए, ये जो तीनों टाइप है, इस तीनों टाइप पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप था उस पर तो हमने क्वेश्चन देख लिया कि हमें 2 पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं 2,3, यहाँ पे कुछ गिवन है 4,6, और आपको ये दिया है कि एक सी पॉइंट है जो इसको मान लेते हैं 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो सी का कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये तो सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया। इसको कैसे लिखेंगे? 3 × 4 ये रेशियो इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये रेशियो इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि 4 × 2 अपॉन रेशियो का सम यानी कि 7। ये कितना हो जाएगा? 12 + 8/7 20/7। ये बिल्कुल ईजी, ठीक है। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। इसमें हम किसको यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को कंसीडर करेंगे। अब आते हैं दूसरे टाइप के सवाल पे। इसमें आपको क्या गिवन होगा कि ये एक पॉइंट गिवन होगा, बीच वाला पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, और आपको ये पॉइंट गिवन होगा। ये पॉइंट मान लेते हैं 6,8, ठीक है। ये जो पॉइंट है हम लोग मान लेते हैं 3,4, ठीक है। और आपको रेशियो गिवन होगा, मान लेते हैं कि आपको रेशियो दे दिया कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये कोई टफ काम नहीं है। हम इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी आप अल्फ़ा बीटा एक्स वाई, आप कुछ भी मान लीजिए a, b, जो आपको सही लगे। तो हमने मान लिया x, y है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये कोऑर्डिनेट हमें लिखना होता c का, तो हम क्या लिख सकते थे? दिस रेशियो इंटू 6 यानी 1 × 6 प्लस दिस इंटू दिस यानी 1 × x अपॉन रेशियो का सम, और यही किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक इक्वेशन आ गया, 6, और हम यहाँ से x को क्या सॉल्व कर लेंगे? 0। तो x हमारा क्या हो गया? 0। उसी तरीके से अब इसको भी देखते हैं। इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 8 प्लस 1 × y अपॉन 1 + 1, और यही किसका इक्वल है? 4 के। तो ये क्या हो गया? 4। तो इसको लिख सकते हैं 8 + y, और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो फिर से हमें y भी कितना मिल गया? 0। तो x भी 0 और y भी 0। तो इस सवाल को भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। ये कोई आपको दिख रहा होगा कि ये उसी का एप्लीकेशन है, थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और सवाल।
अब जो थर्ड टाइप है हमारा, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, मान लीजिए 0,0 गिवन है, ये आपको पॉइंट गिवन है 6,8 गिवन है, और मान लीजिए एक सी पॉइंट है जो आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 2,8/3। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये रेशियो है, मतलब एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी, और इन दोनों पॉइंट को सी ने डिवाइड किया, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 2,8/3। तो आपको बताना है कि ये किस रेशियो में इसको इसने डिवाइड किया। तो यहाँ भी सिंपल है, इसको आप क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं गिवन है, जो हमें निकालना है, उसको हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो हम इसको मान लेंगे m/n मान लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर m/n मानेंगे तो आपको कितना वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, 1 और 2। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा रेशियो को समझते हैं। अगर कोई चीज़ 4:2 के रेशियो में है तो क्या उसको हम 2:1 का रेशियो मान सकते हैं? आपको ये पता होगा, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए 16:8 का रेशियो है, इसको क्या हम दोनों साइड से अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 8:4 का रेशियो मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। 2 से और डिवाइड कर दें तो हम 4:2 का रेशियो मान सकते हैं? मान सकते हैं। और डिवाइड कर दें तो 2:1 का रेशियो मान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मान सकते हैं। उसी तरीके से मान लेते हैं 21:3 है, इसको हम लोग 7:1 का रेशियो मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 30:10 है तो इसको क्या 3:1 का रेशियो मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ वाला जो टर्म है, अगर उसको आप डिवाइड कर दीजिए वहाँ यहाँ वाले को, तो हमें रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि जैसे फिर से देखते हैं 45:15 था, अब 15 से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा 3:1। तो यानी इसको हम 3:1 भी बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से m/n को हम क्या बोल सकते हैं, n से हम डिवाइड कर सकते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं m/n/1। और m/n क्या है, कोई एक कांस्टेंट होगा, m का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और n का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इसीलिए इसको भी हम क्या मान लेते हैं, एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं, कुछ k मान लेते हैं, तो k/1। तो यहाँ से जो नोट लेने वाला पॉइंट है वो ये है कि आज के बाद से हम इस रेशियो को m/n ना मान के k/1 मानेंगे। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, 2 वेरिएबल से अब हमें डील नहीं करना पड़ेगा। तो बस ये फ़ायदा है। आप m/n भी करेंगे तो उससे भी आंसर आएगा, k/1 भी करेंगे तो इससे भी आंसर आएगा। बस इसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल को डील करना है। और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, इस लॉजिक से मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के बाद से हम क्या हैबिट बनाएंगे, हम हैबिट बनाएंगे कि m/n ना एज्यूम करके हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे k/1 या कोई भी यहाँ पे वेरिएबल m/1 a/1 कोई भी, मतलब एक वेरिएबल को हम बस लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या है, k का वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। k/6 यही तो करते हैं ना, सिंपल सेक्शन फार्मूला लगाइए और 1:0 और डिवाइड बाई k+1 इज इक्वल टू, यही कितना, यही तो 2 है, इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा 6k + 0 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे हो जाएगा 6k इज इक्वल टू 2k + 2, k को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2। तो k का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा आपको ध्यान देना है, k/1 और k का वैल्यू क्या आ गया 1/2:1। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1:2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1:2। तो हमारा रेशियो मिल गया 1:2। इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, क्या इसको हम 2:4 नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6:12 रेशियो भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होता है कि इंटीग्रल पार्ट हो और अब इसको फिर से और डिवाइड नहीं किया जा सके। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको रेशियो एज्यूम करना हो तो हम m/n यानी 2 वेरिएबल एज्यूम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक वेरिएबल एज्यूम करेंगे और दूसरे को 1 ले लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और k अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई करके हम उसको इंटीग्रल फॉर्म में कर लेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन था, तो जो तीनों को आप कर सकते थे इजीली, सेक्शन फार्मूला का यूज है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए एक मैंने आपको बताया कि कैसे एज्यूम करना है, m/n करना है या k/1 करना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहेगा। अब चलिए कि हम बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को खुद से सॉल्व कीजिए, अगर हो जाता है, अगर नहीं भी होता है तो पूरा एक्सरसाइज कीजिए, जितना कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उस सब को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए, मैथ्स का सवाल अगर नहीं बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेट होने की या हिम्मत खोने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सवाल नहीं बन रहा है तो उससे आपका क्या हो रहा है कि पुराना सब कुछ रिवीजन हो रहा है। तो सवाल जो होता है ना मैथ में, वो रिवीजन करने का बेस्ट मेथड होता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सवाल को लीजिए, जितना कॉन्सेप्ट आपको पता है उस पर सब अप्लाई कीजिए, सब। तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो रहा है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे उस सवाल पे। भले ही वो सवाल नहीं बना, लेकिन उस सवाल के थ्रू आप सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर गए। तो इसलिए हिम्मत रखना है, पेशेंस रखना है और सवाल को खुद से सॉल्व करना है, कुछ देर ट्राई करना है, नहीं बने उसके बाद आप फिर से मेरा वीडियो सोल्यूशन देखिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABCD इज ए स्क्वायर है विच इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलिए जो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट बना लीजिए, रेक्टेंगुलर एक्सिस बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब इसी में स्क्वायर रखा होगा। अब स्क्वायर तो कैसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन कैसे भी हो सकता है। तो जब तक हम श्योर नहीं हो जाते हम कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है क्या श्योर होने के लिए। अब दिया है कि जो साइड AB है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा AB साइड है, तो ये क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के, मतलब ये ऐसे होगा। और जैसे ही AB पैरेलल पता चल गया तो आपको पता है कि बाकी साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसके। तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर है कुछ इस फॉर्म में होगा, यानी इसका ये वाला एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगा और ये एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ये ABCD आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। इसका नेम क्या गिवन है, ABCD। स्क्वायर जो है वो क्या है, स्क्वायर क्या है आपका, स्क्वायर ABCD है। तो ये ABCD हो सकता है। अब ऐसे नहीं आपको करना है कि आपने AB और CD कर दिया, इससे क्या होगा आपके आंसर में गलती आ जाएगा और वो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे आपसे गलत हो जाएगा। तो जो जिस ऑर्डर में दिया है हम उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, CD। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि ये तो आपको पता चल गया कि जो AB है वो पैरेलल है x एक्सिस के, लेकिन कैसे पता कि A यही होगा, B यही होगा, C यही होगा, D यही होगा। एक केस ये भी तो पॉसिबल है कि ये A हो जाए, ये B हो जाए, ये C हो जाए और ये D हो जाए। अभी भी हमारे पास जो स्क्वायर है वो क्या है, ABCD स्क्वायर है और AB जो है अभी भी क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी भी हम श्योर नहीं हो पाए कि एग्जैक्ट, ये तो हम श्योर हो गए कि जो स्क्वायर होगा वो हमारा कुछ ऐसा ही होगा। जो हमारा स्क्वायर होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, मतलब ये इसके पैरेलल होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, ये y एक्सिस के पैरेलल और ये भी क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कौन A होगा, कौन B होगा, कौन C होगा, कौन D होगा, ये अभी हमें अभी तक पता नहीं चला। अब देखते हैं कुछ और गिवन है क्या। x कोऑर्डिनेट्स A एंड B आर 4,10, यानी A का x कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है और B का क्या है, 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि B का x कोऑर्डिनेट A से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, B हमेशा राइट साइड में होगा। मतलब ये A और ये B पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें A क्या है, राइट साइड में, मतलब A का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, B से ज़्यादा होगा। और ये हमने सीखा था जब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हम शिफ्ट होम करेंगे
एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल में तो क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास सिर्फ एक केस पॉसिबल है, ये ए और ये बी, और जैसे ही ए बी पता चल गया तो फिर हमें ए बी सी डी तो बनाना ही है, तो ए बी सी डी। अब जाके ये फिक्स हो गया कि हमारा स्क्वायर कैसा होगा, ऐसा होगा। अब देखिए ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट होता है ना, यही आपके अंदर डाउट आता है। सवाल टफ नहीं है, सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज होगा। 10th में पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बस यही 2 कॉन्सेप्ट है। तो क्या सिर्फ 2 फार्मूला को सीख लेने से हम सारा सवाल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। हमें सिचुएशन को समझने आना चाहिए, तभी जाके हम सवाल को बना पाएंगे। तो इसीलिए सिचुएशन को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सब छोटा छोटा डाउट आपके दिमाग में आ सकता है। हो सकता है आप रैंडमली कभी ABCD ड्रॉ करें, और हो सकता है कि जो क्वेश्चन में गिवन हो वही स्क्वायर हो और आपका आंसर सही मिल जाए, लेकिन ये तुक्का हर जगह नहीं लगेगा। हो सकता है कहीं पे आप फंस जाए। तो इसीलिए आपको एक एक चीज़ पे ध्यान रख के सवाल को सॉल्व करना है, और यही तो मैथमेटिक्स है। तो अब जाके हम श्योर हो गए कि ABCD। मैंने कुछ केस को यहाँ पे कंसीडर किया। अगर आपके दिमाग में और भी कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या ये ABCD ऐसे भी तो हो सकता है, तो जो कन्फ्यूजन आ रहा है वो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन जा रहे हैं। तो आप उस कन्फ्यूजन को खुद से दूर कीजिए, एकदम सोच सोच के, जो सवाल में गिवन है उसके बेसिस पे। अगर कोई आपके अंदर कन्फ्यूजन हो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो अब तक हम लोग को ये पता चल गया है कि ABCD ऐसे ही होगा। अब और देखते हैं कि क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन, कि जो A का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है। ठीक है, 4। y हमें नहीं पता है। b क्या है, 10 है। y हमें इसका भी नहीं पता है। अब बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ c EZ, यानी c का हमें x कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 8 दिया है। अब बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, यानी इसका कोऑर्डिनेट बताना है। मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है उसका क्या बताना है, हमें मिड पॉइंट बताना है। और मिड पॉइंट ऑफ AD, यानी कि ये जो लाइन है इसका हमें क्या बताना है, मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, मान लेते हैं ये E है और ये F है, तो आपको E और F का कोऑर्डिनेट बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं वो सब हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए B से C पे हम कैसे मूव कर रहे हैं, पैरेलल टू Y एक्सिस। तो क्या x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 10, तो यहाँ का भी x कोऑर्डिनेट क्या, 10। अब देखिए C का हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब देखिए इसका जो लेंथ है ये कितना गिवन है। अगर इसका 4 है और इसका 10 है, तो यहाँ से यहाँ 10 कैसे हुआ होगा, हम 6 यूनिट डिस्टेंस मूव किए होंगे, तभी तो x कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो गया होगा 6 से। और चूंकि ये स्क्वायर है, इसीलिए क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD ये स्क्वायर। अगर ये रेक्टेंगल होता तो कुछ और सीन हो सकता था, पैरेललोग्राम होता तो कुछ और हो सकता था। तो जैसे ही हमें पता चल गया, तो ये भी कितना होगा, 6, ये भी कितना होगा, 6, और ये भी कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए जैसे ये डिस्टेंस पता चल गया, तो C से आप B पे आइए। C से B पे हम कैसे आ रहे हैं, Y एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट सेम होगा, वो है, और y कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 6 से। डिक्रीज क्यों, क्योंकि हम नीचे की ओर आ रहे हैं। तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 10,2। उसी तरीके से क्या हम d का कोऑर्डिनेट निकाल सकते। अब देखिए, अब यहाँ पे एक का देखिए, a से b में या b से a में x कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल में है। इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2। अब d का देखिए, अब D पे हम दोनों तरफ से पहुंच सकते हैं, C से भी पहुंच सकते हैं और A से भी पहुंच सकते हैं। पहले चलिए हम C से पहुंचते हैं। अगर C से चलेंगे तो ये जो CD है वो x एक्सिस के पैरेलल में है। इसका मतलब इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा और y जैसा का तैसा रहेगा। तो y इसका भी कितना होगा, 8 होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा 6 से। डिक्रीज क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ 4 है, उसमें से 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, जब हम C से D आए तो 4,8 मिला। अब हम A से D की ओर जाते हैं। जब हम A से D की ओर जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, ये y एक्सिस के पैरेलल में जाएंगे। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, और देखिए पहले से ही हमें 4 मिला हुआ है।
अब y चूँकि y एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं तो इसलिए सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और कितना चेंज होगा, जितना इसका डिस्टेंस होगा। तो 2 से, और इस स्क्वायर के साइड का लेंथ है 6, तो 2 + 6 यानी d का कितना हो जाएगा 8, और 8 हमें पहले से मिला हुआ है। तो मैथमेटिक्स का यही मैजिक है। आप चाहे कहीं से भी शुरू कीजिए, अगर आपका प्रोसेस सही होगा तो आपका रिजल्ट हमेशा सही आएगा। तो अब हमें क्या हो गया, चारों कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम ढूंढते हैं कि किसका इसका आंसर दे सकते हैं। डी का इसने कोऑर्डिनेट पूछा है, तो डी का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 4,8। अब मिड पॉइंट ऑफ हम सी डी निकालते हैं। सी डी कौन है, ये। अब थोड़ा इसको अलग से देखते हैं। ये हमारा डी है और ये हमारा सी है। सी का कोऑर्डिनेट है 10,8 और डी का कोऑर्डिनेट है 4,8, और पूछा है कि मिड पॉइंट इसका क्या होगा। मिड पॉइंट कहने का क्या मतलब हुआ कि इस लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में सेम होंगे। सेम होंगे इसका मतलब इनका रेशियो कितना होगा, 1:1। तो अब बताइए ये कौन सा सवाल है। एंड पॉइंट्स गिवन है, रेशियो गिवन है, और बीच का आपको पॉइंट निकालना है। तो क्या आप सेक्शन फार्मूला नहीं लगा सकते। तो मान लेते हैं ये ई है, तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 10 + 1 × 8 अपॉन 1 + 1, यानी ये हो जाएगा 18/2 = 9। और उसी तरह से अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 × 8 + 1 × 8 अपॉन 1 + 1 यानी कि 8। तो e कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 9,8। वैसे भी देखिए y कोऑर्डिनेट हमें निकालने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, x कोऑर्डिनेट के। तो इस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, थ्रू आउट सेम होगा। तो यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या होगा, 8 होगा। अब उसी तरीके से f निकालते हैं। अब f का देखिए हमें कौन कोऑर्डिनेट निकालने का ज़रूरत नहीं है, x कोऑर्डिनेट हमें निकालने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल में है, तो इसमें x क्या होगा, सेम। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसका भी क्या होगा, 4। अब y कोऑर्डिनेट हमें निकालने का ज़रूरत है। ये फिर से मिड पॉइंट है, तो रेशियो कितना होगा, 1:1। चलिए हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो 1 × 2 + 1 × 8 अपॉन 1 + 1, और ये कितना मिल जाएगा हमें, 2 + 8/2 यानी कि 5। तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। मिड पॉइंट सी डी भी हमने निकाल लिया। इसका कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9,8, और मिड पॉइंट ऑफ ए डी हमने कितना निकाल लिया, 4,5। अब देखिए, अब जब शुरू मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गिवन है कि ये ए है, ये बी है, सी डी है, तो ए बी सी डी है, तो आपको ये फॉलो करना है। मतलब आप ऐसे नहीं कि ए बी डी सी कर देंगे। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो जाता कि अगर मान लेते आप उल्टा कर देते, इसको डी और इसको सी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी डी का मिड पॉइंट, तो सी डी के मिड पॉइंट तो ये होता, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाता है ए डी का मिड पॉइंट, तो आप कौन सा निकालते, ये पॉइंट निकाल लेते। लेकिन एक्चुअल आंसर कौन सा पॉइंट होगा, ये। तो यहाँ पे आप गलती कर जाते। तो इसीलिए आपको ऑर्डर भी फॉलो करना है कि किस ऑर्डर में वो गिवन है, ठीक है। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। ये बढ़िया सवाल था एक। फिर से सेक्शन फार्मूला और जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखा था, दोनों को मिक्स करके, तो इससे आपका पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हुआ होगा, और नया कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना तो आप लोगों ने सीखा ही होगा। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए। वीडियो तो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला बस सीखा। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 7 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये आपका 7th है। तो सातों सवाल को आप अच्छे से कीजिएगा। बढ़िया सवाल है, इजी क्वेश्चन भी है, कुछ थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। इस सातों को सॉल्व कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सॉल्यूशन को मैं देख के ये फिर समझ जाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे और नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो अब हो सकता है कि मैक्सिमम 2 दिन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चले, फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो ठीक है, ये सवाल को आप ज़रूर कर लीजिएगा और टाइम से पहले कर लीजिए, ताकि मैं अपना अगला वीडियो जल्दी डाल सकूँ। कभी कभी क्या होता है, आप लोग का इंतज़ार करते करते
तो उसमें टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो आप जल्दी से कोशिश कीजिएगा आज ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।